नमस्कार, स्वागत आप सभी का इस न्यूज बुलेटिन में। मैं आपके साथ राजेंद्र देव। शुरुआत एक बड़ी अपडेट के साथ। गाजियाबाद के डासना जेल में 140 बंदियों में HIV की पुष्टि हुई है। जी, HIV की पुष्टि हुई है 140 बंदियों में। 5500 बंदियों में 140 कैदी HIV पॉजिटिव पाए गए हैं। HIV संक्रमित 35 बंदियों में TB की भी पुष्टि हुई है। यह भी चिंता की बात। राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी वहां पर मरीजों की जांच कर रही है और इस जांच में ये तथ्य निकलकर सामने आए हैं। कुल 5500 बंदी डासना जेल में और उसमें 140 कैदी HIV पॉजिटिव। उन्हीं 140 में से 35 बंदियों में TB की भी पुष्टि हुई है। तो ये डासना जेल का हाल है गाजियाबाद की। राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी वहां पर मरीजों की जांच कर रही है। उसी जांच में ये तथ्य निकलकर सामने आए हैं। 140 बंदियों में HIV पॉजिटिव यानी HIV वायरस की पुष्टि और 35 बंदी TB के शिकार, ट्यूबरकुलोसिस के शिकार। 140 बंदी वायरल HIV वायरस संक्रमित है और 35 बंदी TB से संक्रमित। और हमारे संवाददाता शक्ति सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शक्ति, आपके सामने और क्या तस्वीर निकल कर आ रही है डासना जेल में हो रही इस जांच की? देखिए, अगर गाजियाबाद की डासना जेल की बात की जाए तो गाजियाबाद की डासना जेल में 5500 बंदी इस समय जो कैदी हैं वो मौजूद हैं और जिनमें से 140 HIV पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। वही 33 मरीजों में TB की पुष्टि हुई है। तो कहीं ना कहीं अगर जेल की बात की जाए तो जेल में 5500 बंदी होना, तो जेल की जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा बंदी है, लेकिन उसी के चलते इतने ज्यादा 140 बंदी HIV पॉजिटिव, तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी संख्या है। और जेल के अंदर की बात की जाए तो जेल के अंदर कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है कि जिससे इनका इलाज किया जा सके। तो कहीं ना कहीं जैसे ही 140 HIV पॉजिटिव की पुष्टि हुई तो कहीं ना कहीं हड़कंप मच गया है जेल प्रशासन में और अब इनके इलाज के प्रबंध किए जा रहे हैं। जी राजेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शक्ति। इलाज का प्रबंध किया जा रहा है 140 कैदियों का जो HIV पॉजिटिव पाए गए हैं और 35 बंदियों का जो कि TB से संक्रमित मिले हैं। तो ये डासना जेल का हाल है। डासना बड़ी जेल गाजियाबाद की, इसमें कुल 5500 बंदी हैं इस वक्त और उनकी जो है जांच राज्य की कमेटी कर रही है और उस कमेटी की जांच में ये तथ्य निकलकर सामने आए कि 140 कैदी HIV पॉजिटिव और 35 उसमें जो बंदी हैं वो TB से संक्रमित है। बड़ी अपडेट सफाई से मिल रही है। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की मुलाकात समाप्त होने की खबर आ रही है। ये ताजा अपडेट सफाई से। अखिलेश यादव पहुंचे थे शिवपाल यादव की कोठी पर, वहां पर मुलाकात समाप्त हो गई है इन दोनों नेताओं की, चाचा भतीजे की। 1 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच में यह मुलाकात चली है। 1 घंटे तक बैठक हुई है। डिंपल यादव भी शिवपाल यादव से मुलाकात के लिए पहुंच गई इसी बीच और शिवपाल यादव के आवास पर यह मुलाकात हो रही है। तो यह मुलाकात समाप्त होने की खबर है। क्या कोई प्रेस स्टेटमेंट जारी करेंगे दोनों नेता? क्या डिंपल कुछ कहेंगी? इसका हमें इंतजार है, लेकिन यह मुलाकात समाप्त हो गई है। ये ताजा जानकारी सफाई से हमारे पास। सीधा आपको सफाई लिए चलते हैं। नितिन उपाध्याय जो कि इस मुलाकात पर नजर बनाए हुए हैं, हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं। आइए अब उनका रुख करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या तस्वीर वहां पर देख रहे हैं। उनके साथ हमारे स्थानीय संवाददाता मोहम्मद फारिक भी हैं। तो नितिन, आप बताएं कि ताजा अपडेट वहां से क्या मिल रही है? क्या मुलाकात समाप्त होने के बाद अखिलेश यादव घर से बाहर आ गए हैं, वापस निकल गए हैं, या अभी भी वो मुलाकात समाप्त होने के बाद वहीं कोठी में ही है? देखिए, बिल्कुल ताज़ा अपडेट ये है कि करीब 1 घंटे की मुलाकात रही है और ऐसे में ये राजनीतिक घटनाक्रम के लिहाज से ये मुलाकात काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाएगी, क्योंकि कहा जाए सैफई परिवार देश की राजनीति का सबसे बड़ा पॉलिटिकल फैमिली है, सबसे बड़ी पॉलिटिकल फैमिली है और उसकी रार की शुरुआत 2016 से शुरुआत हुई। विधानसभा चुनाव में लग रहा था कि दोनों एक हो गए हैं, लेकिन नतीजों के बाद एक बार फिर से कहा जाए चीज़ें और ज़्यादा बढ़ती चली गई। लगातार स्टेटमेंट पर स्टेटमेंट, शिवपाल सिंह की तरफ से तमाम चीज़ें आना, अखिलेश की तरफ से आना, और अब जब 1 घंटे की मुलाकात हुई है मैनपुरी उपचुनाव से पहले, ये परिवार का एक बड़ा मैसेज देगा। खासकर जो मैनपुरी की जो 5 विधानसभा हैं, मैनपुरी लोकसभा की, वहां इसका एक जबरदस्त इम्पैक्ट रहने वाला है कि अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव एक हैं,
दोनों पॉलिटिकली डिंपल यादव को जिताने के लिए पूरी तरह से जी जान लगाए हुए हैं। और अब यहाँ से अखिलेश यादव का जो काफिला है वो निकल चुका है। उनके साथ डिंपल यादव थी, डिंपल यादव बीच में कहा जाए मीटिंग के बीच में पहुंची हुई हैं। तो कुल मिला के इसका इंतज़ार कहा जाए सालों से कार्यकर्ताओं को है कि कैसे भी परिवार एकजुट हो, ताकि जो कहा जाए राजनीतिक शक्तियां जो बिखर रही हैं और समाजवादी पार्टी लगातार कमज़ोर हो रही है, उसके बीच में जो पारिवारिक जो रार है वो एक बड़ी वजह है। और ऐसे में शिवपाल सिंह यादव लगातार अब ये कहने लगे हैं, क्योंकि वो लगातार हर स्थिति में समझौता करने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं, कि पॉलिटिकल हिस्सेदारी से ज़्यादा सम्मान की लड़ाई है। एक भतीजे द्वारा जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुका है उसकी तरफ से चाचा को सम्मान दिया जाए, और इसी सम्मान के लिए वो लगातार कई बार उनके बयान आए हैं। और तमाम जो कहा जाए कार्यकर्ता हैं, तमाम जो लोग हैं वो भी हमारे साथ हैं, बात करते हैं। आप बताइए कि ये तो ऐतिहासिक घटनाक्रम रहा है, आज दोनों लोग एक साथ एक मंच पर बैठे हैं, घर में बंद कमरे में मीटिंग हुई है। क्या लग रहा है इससे उपचुनाव के किस तरह से नतीजे, इससे कितनी जान आ जाएगी समाजवादी? देखिए इस चुनाव में पहली बात तो जो भाजपा ने प्रत्याशी खड़ा किया है उनको टिकट ही नहीं लेना था। रघुराज सिंह शाक्य को लेकर धर्मेंद्र यादव ने कहा है कि अगर थोड़ी भी कृतज्ञता होती तो वो चुनाव नहीं लड़। उनमें शर्म नाम की चीज नहीं है। तुम यहाँ से पढ़े और तुमने आकर के वो एक मालिक के सामना कर लिया। आज कोई और विधायक होता तो कोई बात नहीं थी। डेवलपमेंट में आपको दिखा रहा हूँ, एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। जी। देखिए किस तरीके से मैं देख रहा हूँ शिवपाल सिंह यादव इस समय गाड़ी में हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे भी कुछ भी बोलें। शिवपाल सिंह यादव बोल नहीं रहे हैं, और उनकी जो गाड़ी है यूपी 32 नंबर की ऑडी गाड़ी, वो इस समय उनके आवास से निकल चुकी है। और ऐसे में कहा जा सकता है कि अब वो क्षेत्र की ओर निकलेंगे, और जहां लगातार कल भी उन्होंने एसएस मेमोरियल में एक मीटिंग ली थी कॉलेज में। और आप देख सकते हैं कि मैं तस्वीरों के जरिए ये देखना चाहता हूं कि इस समय शिवपाल सिंह यादव की जो गाड़ी है वो किधर जा रही है। इस समय शिवपाल सिंह यादव की जो गाड़ी है, सामने जो एसएस मेमोरियल जो कॉलेज है उसमें उनकी गाड़ी जा चुकी है। वहां तमाम कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है, और वहां जाकर देखिए और भी कार्यकर्ता लगातार हम रिएक्शन ले रहे हैं। क्या लग रहा है, परिवार एका हुआ है तो इससे कहीं ना कहीं मजबूती आई? ये परिवार को तो एका होना ही था। समय का चक्र था। चाचा सम्मान मांग रहे हैं, पॉलिटिकल हिस्सेदारी से ज्यादा सम्मान नहीं। चचा देखो, चचा भतीजे को हमेशा चाहते हैं, जी जान से चाहा। और देखिए चचा भतीजे की कोई लड़ाई नहीं, थोड़े सम्मान की बात पड़ रही तो बाकी कोई लड़ाई नहीं। गलती का एहसास है नहीं, क्यों नहीं करेंगे, छोटे करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। आप समझ सकते हैं, ये चंद्रकांत जी हैं, दशकों से जुड़े हुए हैं इस समाजवादी परिवार से, सैफई परिवार से, तो आप समझ सकते हैं कि इसका जबरदस्त पॉलिटिकल इम्पैक्ट लगातार देखने को मिल रहा है। तमाम जो लोग हैं यहाँ, वो उनको कहीं ना कहीं एक राहत है, उनको एक झुंझलाहट होती है कि आखिर ये लोग क्यों लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत स्थिति में है, खत्म कर देगी। ये सवाल आपस में यहाँ एक शब्द यूज किया जाता है, ये खत्म हो जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें अब जाकर थमती हुई नजर आ रही हैं। और ये कहीं ना कहीं ये परिवार की धुरी, वहीं दूसरी तरफ सियासी मजबूरी, ये सारी चीजें हैं, क्योंकि सियासी मजबूरी है। चाचा ठीक है नितिन, बिल्कुल ये सियासी मजबूरी भी कहा जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। नितिन, इसको ये भी कहा जा सकता है जो आप कह रहे हैं, और वहां पर जो कार्यकर्ताओं की चाहत है वो भी उनकी भाषा में दिख रही है, वो भी हमने अभी देखा और सुना। नितिन, लेकिन एक चीज हमारे दर्शकों को जरूर बताइए, और ये महत्वपूर्ण सूचना होगी कि चूंकि डिंपल यादव भी पहुंची वहां पर, वो कितनी देर रही इस मुलाकात के दौरान, और क्या वो भी वहां से निकल गई हैं? देखिए डिंपल यादव बीच में पहुंची हैं। डिंपल यादव ने नामांकन वाले दिन भी चाचा शिवपाल से फोन करके आशीर्वाद मांगा था। उनका लगातार वो परिवार को अप्रोच कर रही हैं। मुझे ये भी जानकारी है कि शिवपाल सिंह यादव की जो पत्नी है सरला, वो भी इस पूरे मामले में मान मनोबल के इस दौर में कहीं ना कहीं शिवपाल और अखिलेश को एक करना चाहती हैं, क्योंकि सभी को ये पता चल रहा है, अभय राम यादव, राजपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव, जो कहा जाए इस परिवार के महत्वपूर्ण लोग हैं, वो सभी लोग चाहते हैं कि इस लड़ाई को खत्म हो जाना चाहिए। और आज का दिन कहा जाए, और आज का दिन क्या है, आज का दिन 17 नवंबर एक कहा जाए एक बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश की राजनीति के हिसाब से बड़ा घटनाक्रम का दिन माना जाएगा, कि जब सैफई परिवार एक होता हुआ नजर आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? आज बहुत शुभ दिन है। हाँ, सब लोग एक हो गए और डिंपल अच्छे वोटों से जीतेगी। कितने वोटों से जीतेंगी? बीजेपी ने पूरी फील्डिंग खूब फील्डिंग कर ले। आज बीजेपी तो चली जाएगी, खत्म हो जाएगी। बीजेपी का नेता उतार दिया रघुराज सिंह शाक्य, एक समाजवादी पार्टी के तो सांसद। हमारे नेता नहीं है। अब नहीं है? नहीं। उन्होंने कल नेताजी की समाधि पर भी पहुंचे थे। नहीं, हमारे नेता नहीं, हमारे नेता शिवपाल सिंह हैं और डिंपल भाभी।
रहा है? रघुराज शाक्य को लेकर भी कहीं ना कहीं सैफई परिवार में इस बात को लेकर है कि आपने एहसान फरामोशी की है, कि आपको 2-2 बार सांसद बनाया, अब एक बार आप MLA भी रहे। बिल्कुल गलत किया, यही तो कहते हैं पत्थर में छेद करना। जिस पत्थर में खाया उसी में छेद कर दिया। नहीं आना चाहिए था, उन्हें तो टिकट लेना नहीं चाहिए था, और हाँ और कहीं लड़ जाते। नेताजी की देन है और नेताजी के बाप रघुराज सिंह लड़ रहे, अच्छी बात है? गलत बात है, गलत बात। यही तो पॉलिटिक्स है। नहीं गलत, कुछ नहीं देखती, भावनाओं हाँ। को नहीं देखती है, रिश्तों को नहीं देखती। नहीं चोट भी खाती है, तो चोट भी खाती है। हाँ देखिए, ये भारत है, भारत में रिश्ते और ये सब चीज नहीं देखी गई तो आदमी चोट खाता है। हाँ चोट खा जाएगा, ये गारंटी है। तमाम जो लोग हैं इमोशनली तौर पर जो परिवार से जुड़े हुए, उनका कहना है कि रघुराज सिंह शाक्य को अब नितिन एक बात और आप जानने की कोशिश करें, क्योंकि आप बहुत सारी बातों पर बात कर रहे हैं। सिर्फ मैनपुरी उपचुनाव में ही ये मुलाकात काम करेगी अखिलेश यादव की, शिवपाल यादव की, डिंपल यादव की, या इसका कोई आगे बड़ा भविष्य भी है? इस उपचुनाव के बाद भी तो चुनाव होंगे, इस उपचुनाव के बाद एक लोकसभा चुनाव होगा, उसके बाद अभी निकाय चुनाव भी आने वाले हैं, बहुत सारे चुनाव आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। नितिन देखिए, बिल्कुल देखिए, ये स्टेप की शुरुआत है। ये चीज़ें समय के साथ ही ये पता चल पाएगा कि जो चाचा भतीजे की जो एकता हुई है, जो एकजुटता आज नज़र आ रही है और सम्मान की बात है, उसको कहीं ना कहीं पूरा करने की बात कही गई है। तो क्या ये जो लड़ाई है, जो एकजुटता हुई है, वो केवल इस चुनाव तक सीमित है या आगे भी जाकर सीमित रहेगी? क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अखिलेश यादव ने चिट्ठी लिख दी थी कि इनकी सीट तक बदल दी जाए शिवपाल सिंह यादव की। इवन ये स्टेटमेंट तक दिया था कि वो स्वतंत्र हैं, जहाँ जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं। वहीं शिवपाल सिंह यादव ने कहा था कि मैं तो ये दुर्योधन और कौरव और पांडव की लड़ाई, ये सारी बयानबाजी बैकग्राउंड में है इस परिवार के यूनिटी के पहले। तो कुल मिला के कहा जाए, इस समय मैं ये बता सकता हूँ, इस समय लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि सामने जो SS मेमोरियल जो कॉलेज है, जहाँ कार्यकर्ताओं की मीटिंग शिवपाल सिंह यादव ने बुलाई है, हम वहीं आपको लेके चल रहे हैं। और यहाँ से अभी हाल ही में 10 सेकंड पहले जो आदित्य यादव हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रसपा के, वो भी निकल चुके हैं। और अब कार्यकर्ताओं की मीटिंग यहाँ सामने ही, जो आप मैं देख सकता हूँ, गाड़ियों का जो काफिला है आप देख सकते हैं, वहाँ ये काफिला सामने जा चुका है। शिवपाल सिंह यादव अंदर पहुँच चुके हैं। शिवपाल सिंह यादव अंदर पहुंचकर कार्यकर्ताओं की उन्होंने मीटिंग लेना शुरू कर दी है। और ये कहीं ना कहीं समाजवादी कैंप में एक बड़ी खुशी की लहर है कि ये इस समय का विशेष तौर पर इंतजार था। सबसे ज़्यादा देखिए 2016 के करीब जब चाचा भतीजे, जब अखिलेश सरकार थी, अखिलेश मुख्यमंत्री थे, कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव थे, तब उस समय जो पॉलिटिकल हिस्सेदारी और पार्टी में प्रभाव की जो लड़ाई की शुरुआत हुई थी, धीरे धीरे वो कटुता इतनी बढ़ गई। 2017 का इलेक्शन लूज़ किया गया, 2022 में भी लाख दावे किए जा रहे थे, उसके बावजूद समाजवादी पार्टी सरकार नहीं बना पाई। देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ, डेवलपमेंट्स दिखाना चाहता हूँ, सीधे तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। एक गाड़ी निकल रही है और मुझे आदित्य यादव की ये गाड़ी नज़र आ रही है। हालांकि ये गाड़ी खाली है। आदित्य यादव इसी गाड़ी से अपने आवास से यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो आदित्य यादव, शिवपाल सिंह यादव, और अब यहाँ बैठकर एक पूरी तरह से कहा जाए स्ट्रेटजी तैयार करेंगे। तमाम उनके जो कहा जाए जो बड़े प्रभावशाली क्षेत्र के लोग हैं वो पहुँचे हुए हैं। कुल मिला के कहा जाए, शिवपाल सिंह यादव ने अब इस इलेक्शन को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। SS मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल है सैफई का, शिवपाल सिंह यादव इसके ओनरशिप होल्ड करते हैं। तो अब यहाँ से जो तमाम रणनीति बनेगी वो तमाम चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी। खासकर जसवंत नगर जैसी बेल्ट है, यादव बाहुल्य ये सीट है, और लगातार कंजिक्यूटिव एक के बाद एक टर्म से शिवपाल सिंह यादव इस सीट को जीतते आ रहे हैं। और वो चुनिंदा सीटों में से एक है जहां से कोई भी नेता लगातार विधायक बनकर आ रहा है, वो जसवंत नगर सीट है। और प्रदेश की वो सीट जहां कहा जाए समाजवादी पार्टी का जो कोर वोटर है, यादव वोटर है, जिसकी बड़ी संख्या है जसवंत नगर सीट, उस पर शिवपाल सिंह यादव का जबरदस्त प्रभाव है। कुछ लोग हमारे साथ हैं। क्या लग रहा है, आप परिवार एकजुट हो गया कि किस तरह से देखते हैं? क्या लग रहा है, ये कैसा मैसेज है? बढ़िया मैसेज है। मैसेज ठीक है, ठीक है नितिन, आगे वहाँ पे कार्यकर्ता खुश है, संतुष्ट है इस मुलाकात के बाद, और वो प्रसन्नचित्त है, और ऐसा लग रहा है कि वो इसी बात का इंतजार कर रहा था। बहुत धन्यवाद आपका नितिन उपाध्याय इन तस्वीरों के लिए, इस बातचीत के लिए। तो मुलाकात समाप्त हो गई है शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की, शिवपाल यादव के आवास पर, ये ताज़ा अपडेट। और ये देखिए, शिवपाल यादव मुलाकात कर चुके हैं। मुलाकात के बाद निकली है वहां से डिंपल यादव और अखिलेश यादव, और शिवपाल यादव निकलकर अपने कोठी के, ये देखिए निकलते वक्त की तस्वीरें हैं। अखिलेश यादव ऐसे निकले हैं मुलाकात के बाद।
मीटिंग के बाद अखिलेश और डिम्पल निकल रहे हैं यहाँ से। मीटिंग खत्म हो चुकी है चाचा शिवपाल के साथ। यहाँ पर अखिलेश यादव निकल रहे हैं मीटिंग से। देखिए ये अखिलेश यादव और डिम्पल यादव की जो तस्वीरें हैं शिवपाल सिंह की मीटिंग के बाद निकल रहे हैं दोनों लोग यहाँ से। मीटिंग खत्म हो चुकी है। ये अखिलेश यादव जो कि मीटिंग समाप्त हो चुकी है। लगभग आधे घंटे तक मीटिंग चली है। डिम्पल और अखिलेश जो है मीटिंग से करके चाचा के साथ निकल चुके हैं। लगभग आधे घंटे की मीटिंग चली है। अभी अखिलेश और डिम्पल यादव यहाँ कोठी के बाहर से निकले। अब देखना है कि ये मीटिंग में क्या निर्णय लिया गया। अब से थोड़ी देर बाद शिवपाल सिंह हो सकता है कि मीडिया को ब्रीफ करें। मोहम्मद फारिक, एबीपी गंगा, इटावा। एक बड़ी अपडेट आपको दे दें, भाजपा के प्रत्याशी आकाश सक्सेना का नामांकन रामपुर सीट से दाखिल उन्होंने कर दिया है। भाजपा के उम्मीदवार हैं और कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना इस नामांकन के दौरान वहां पर मौजूद रहे हैं। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी वहां पर मौजूद रहे। भाजपा के कई विधायक भी वहां पर मौजूद। वरिष्ठ मंत्री सुरेश सक्सेना और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जो कि रामपुर से सांसद रह चुके हैं वो भी वहां पर मौजूद रहे। और भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक भी नामांकन के दौरान वहां पर मौजूद रहे। मुख्तार अब्बास नकवी वहां पर, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी वहां पर मौजूद थे। और इसके अलावा वरिष्ठ मंत्री सुरेश खन्ना वहां पर मौजूद थे और भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक वहां पर मौजूद रहे। तो ये है बड़ी खबर। आकाश सक्सेना बीजेपी के कैंडिडेट रामपुर सदर उपचुनाव में उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है और इस दौरान उनके साथ सबसे जो वरिष्ठ मंत्री हैं इस यूपी सरकार के, कह सकते हैं आप, उम्र में और अनुभव में, सुरेश खन्ना वो मौजूद थे और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी मौजूद थे। इसके अलावे कई विधायक भी वहां पर मौजूद थे। तो आकाश सक्सेना ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। रामपुर सीट पर आकाश सक्सेना ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। यह ताजा अपडेट। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और कई भारतीय जनता पार्टी के विधायक इस दौरान वहां पर मौजूद रहे। पूरी ताकत यहां पर भारतीय जनता पार्टी लगा रही है कि वो रामपुर का विधानसभा उपचुनाव भी जीत ले। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी पहुंचे हैं रामपुर क्योंकि आज भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना का नामांकन है। सर, किस तरह की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की इस उपचुनाव में? पार्टी नगर की रामपुर की विधानसभा में भी कमल का फूल खिलाएगी और भारतीय जनता पार्टी जिस समावेशी विकास, सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण के संकल्प के साथ काम करती रही है उसका प्रभाव और उसका असर समाज के सभी वर्गों में साफ तौर से दिखाई पड़ता है। और अभी कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर लोकसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विजय पताका फहराई और इस बार रामपुर के नगर के विधानसभा के उपचुनाव में भी विजय हुई। सर, आजम खान इस सीट से 10 बार विधायक बनकर गए हैं विधानसभा में। माना यह जाता है कि आजम खान का गढ़ है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पहले कभी इस सीट पर नहीं जीती है, लेकिन इस बार क्या रणनीति रहेगी और वादे क्या रहेंगे? एक बात बता दूं आपको, सियासत की पिच पर नो बॉल की नॉनसेंस और हिट विकेट की जो न्यूसेंस होती है, जो सियासत की पिच पर नो बॉल की बेवकूफ़ी और हिट विकेट की बदहवासी हमेशा जो है वो व्यक्ति को मैदान से बाहर कर देती है। आजम खान मतलब आउट हो चुके हैं अब राजनीति के उसमें किसी व्यक्ति के बारे में मैंने अपने अंदाज में मुख्तार अब्बास नकवी ने अपनी बात रखी। इधर रामपुर उपचुनाव में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने जीत का दावा किया है। एबीपी गंगा से बातचीत में उन्होंने कहा कि सपा के घर ढह गए हैं और भाजपा पर जनता का विश्वास बढ़ता जा रहा है। रामपुर में क्या रणनीति रहेगी उपचुनाव में भाजपा की? हमारी रणनीति तो साफ है, रूल ऑफ लॉ और विकास का पहिया तेजी से घूमे। हर तरह से उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय योगी जी के नेतृत्व में कानून का शासन और विकास का पहिया बहुत तेजी से घूमे, यही हमारा लक्ष्य है। रामपुर और मैनपुरी दोनों सपा के गढ़ माने जाते हैं। इन गढ़ों में साइकिल को पंचर करके कमल खिलाने के लिए क्या योजना बना रहे हैं भाजपा के नेता? जनता ने आजमगढ़ भी गढ़ माना जाता था और फिर रामपुर भी गढ़ माना जाता था, तो यहाँ तो घनश्याम लोधी जी ने ढाया पहले गढ़ और वहाँ निरहुआ ने ढाया। इन दोनों का ही आशीर्वाद माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी का। रामपुर की जनता से क्या कहना चाहेंगे? रामपुर की जनता चाहती है
कि कानून का शासन हो और हर हालत में विकास का पहिया तेजी से घूमे। जो रामपुर की चाहिए जनता चाहती है वो हम लोग दे रहे हैं। देखा आपने वक्तव्यों को नामांकन के दौरान। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।